हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स हम इस क्लास में कवर कर लेंगे, जो कि पीआईबी न्यूज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है आपकी, वो है आरबीआई ने कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स जो होते हैं उनको चेंज कर दिया है। कौन से टाइप के लोन्स के लिए चेंज करा है? ई सी एल जी एस 5.0 के अंडर। तो सबसे पहले तो ई सी एल जी एस का क्या फुल फॉर्म है आपको पता होना चाहिए। एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। क्या चेंजेस करे गए हैं, कौन से डायरेक्शंस में चेंजेस करे गए हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं कॉमर्शियल बैंक्स के प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, जो कैपिटल एडुकेसी को डिफाइन करते हैं, उन 2025 के डायरेक्शंस में चेंज करा गया है। क्या चेंज करा गया है, अब ये बात करते हैं। 75% जो है लोन्स का, उस पर 0% रिस्क वेट रहेगा, एंड बाकी का जो 25% है किसी भी लोन का, उसमें 20% रिस्क वेट रहेगा। ठीक है, ये नया स्ट्रक्चर है। इसके अलावा 0% जो रिस्क वेट की बात हुई 75% पे, वो तभी हो सकता है अगर जो अमाउंट गारंटी करा गया है उसको 30 डेज के अंदर अंदर सेटल कर दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एंड इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अब जो बैंक्स हैं उनके पास ज़्यादा अमाउंट रहेगा जो वो लोन आउट कर सकते हैं। तो ई सी एल जी एस जो 5.0 है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा स्टैटिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि इसको कब लॉन्च करा था 5.0 वर्जन को, मई 8 2026 में। ठीक है, एंड इसमें 20% तक आपकी पीक वर्किंग कैपिटल जो है उस तक का आपको अमाउंट मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट की कैपिंग है 9% से ज़्यादा नहीं हो सकता पर ईयर। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इंडिया उसकी वाइस प्रेसिडेंसी पहली बार लेगा 2026-2027 में। कौन अपॉइंट करा गया है इसके लिए? श्री विवेक अग्रवाल जी को। किसको ये सक्सीड कर रहे हैं? इनके पहले कौन थे? वो थे गाइल्स थॉमसन, जो कि यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे। तो अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के आए हैं यहाँ पर, ठीक है, FATF में वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। इनका कब से कब तक का टेन्योर है? तो पूरा 1 ईयर का टेन्योर है, जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आखिर है क्या? ये एक ग्लोबल लेवल की इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। G7 जो कंट्रीज़ थे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करा था 1989 में। ठीक है, बेसिकली ये लोग जैसे जो भी कोई भी ऐसी फाइनेंशियल एक्शन हो रहा है कहीं पर भी, या कोई टेरर की फाइनेंसिंग हो रही है, कोई वेपन्स की ऐसी इलीगल फाइनेंसिंग हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इसको लाया जाता है। यहाँ पर ये वर्क करती है। इंडिया कब से इसका मेंबर है? FATF का 2010 से इसका मेंबर है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, आरबीआई ने रीलाथॉन 2026 ये कैंपेन लॉन्च करा केरला में। तो ये जो रीलाथॉन है, इसमें कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। कितने कॉलेजेस? 150 कॉलेजेस। कौन से स्टेट में हो रहा है? ये केरला में हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। एंड ये इसका थीम क्या है? इसका थीम है साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स। जो इस समय ज़्यादा ज़्यादा बहुत सारे जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे आप देखते भी हो, न्यूज़ में भी आता है, कभी किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया, कभी किसी अदर वे में फिशिंग स्मिशिंग करके आपसे पैसे निकाल लिए साइबर क्रिमिनल्स ने। तो उसके रिलेटेड अवेयरनेस एंड उसको काउंटर करने के लिए करा गया है। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है पूरा का पूरा, इसमें 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो लर्निंग होगी, दूसरा है क्रिएटिंग, एंड तीसरा है सेलिब्रेटिंग। तो लर्निंग में क्या होगा? आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड होगी, हाउ टू स्टे अलर्ट, हाउ टू स्टे विजिलेंट, ये बताया जाएगा। क्रिएटिंग में क्या है? वहाँ पे लोग जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के, जो 150 कॉलेजेस हैं, वो लोग वीडियोस बनाएंगे इससे रिलेटेड कि कैसे इसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। एंड फाइनली जो है, जो वीडियोस हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होंगी, बैंक्स के साथ, जनरल पब्लिक के साथ। ठीक है, तो विनर्स जो हैं उनको प्राइजेस भी मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकता है कि एक नया जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करने में और टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप करने में हेल्प मिलने वाली है। उसका नाम क्या है इस प्लेटफॉर्म का? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है एरीफैक, ARIFAC। इसका फुल फॉर्म क्या है? अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज़ इन AML एंड CFT। ठीक है, तो आरिफॉक ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें जितनी भी कंपनीज़ हैं वो लोग आपस में नॉलेज शेयर कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ट्रेनिंग्स कर सकते हैं साथ में और सर्टिफाई हो सकते हैं। तो इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है आरिफैक को? ठीक है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI, एंड इसी के साथ
FCC यानी कि फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, इन दोनों की पार्टनरशिप में आया गया है। इसमें जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो FIU जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND है, वो इसमें ये है, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पे जो हमारा टारगेट है, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने का, मनी लॉन्ड्रिंग को भी और टेरर फाइनेंसिंग को भी, वो इससे बिल्कुल अलाइंड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडिया का कौन सा एक्ट है जो इसमें डील करता है, ठीक है, वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। ठीक है, इसमें कौन कौन मेंबर है इसका, एरिफेक का जितने भी बैंक्स हैं, NBFC हैं, इंश्योरेंस की कंपनी है, इन्वेस्टमेंट की कंपनी है, क्रिप्टो की सर्विस है, सब कुछ इसका पार्ट है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ठीक है, जो हमारा I4C है, यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, आपने सुना ही होगा, जो हमारा साइबर सेल है इंडिया का, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इसने 2 अलग अलग पोर्टल लॉन्च कर दिए। पहला है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, GRM पोर्टल। ठीक है, GRM पोर्टल एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम इस समय चल रही है कि लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं गलती से, या फिर उन पर होल्ड लग जाता है जब भी कोई साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। ठीक है, तो ये जो GRM पोर्टल है, इसके थ्रू आपका अकाउंट जो है वो रिव्यू हो जाएगा, एंड अगर कोई गलती से कोई लियन या होल्ड लग गया है, ठीक है, तो वो चीज़ हट जाएगी, तो लोगों को काफ़ी इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा एक MRM पोर्टल भी है GRM के बाद, इसका नाम है मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, जो कि अपना स्टोलन मनी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, जो भी मनी रिकवर करा गया वो आपके पास वापस आ जाएगा अगर आपके साथ कभी साइबर क्राइम हुआ है। कौन सा पोर्टल है जो इनको मॉनिटर करेगा, जो इनको रन करेगा, वो है आपका NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है NSE से रिलेटेड है। NSE ने 11 अलग अलग सेक्टोरल इंडाइसेस लॉन्च करे। ठीक है, तो जो 11 इंडाइसेस हैं वो अलग अलग सेक्टर्स से रिलेटेड हैं। पहला सेक्टर है आपका इंफ्रा एंड पावर, सेकंड सेक्टर है आपका सर्विसेज एंड रिटेल, एंड तीसरा सेक्टर है आपका फाइनेंस एंड टेलीकॉम। तो ये सेक्टोरल इंडेक्स जो लॉन्च करा, ये होता क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा बेंचमार्क है जो किसी भी कंपनी के जो स्टॉक परफॉर्मेंस होता है उसको ट्रैक करता है। ठीक है, हम लोग एक सेक्टर को देख लें, लेट से पावर सेक्टर को देख रहे हैं। ठीक है, तो पावर में जितनी भी लिस्टेड हैं, जिनके स्टॉक्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कौन ट्रैक करेगा, वो ये वाला इंडेक्स ट्रैक करेगा। इससे जो भी इन्वेस्टर है उसे पता रहेगा कि इस सेक्टर में जो अलग अलग स्टॉक्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड उनको परफॉर्मेंस को उनको कंपेयर करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, NSC आई है न्यूज़ में, तो NSC से रिलेटेड थोड़ा सा स्टैटिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें स्टैटिक भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो NSC से रिलेटेड क्या स्टैटिक है, कब फाइंड हुआ था, 1992 में। इसका फ्लैगशिप इंडेक्स कौन सा है, अभी रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया, ये RBI ग्रेड बी फेज़ 1 में, निफ्टी 50 इसका आंसर है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है, रेगुलेट कौन करता है NSC को, SEBI करता है हमारा। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड है। ठीक है, इनका नया जो FD का प्लान आया है, जो लॉन्च हुआ है, उसका नाम है BOB गोल्डन गोल। कितने डेज़ का है, 555 डेज़। ठीक है, 555 डेज़ का है। कितने अमाउंट तक है, 3 करोड़ से नीचे का अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नॉन कॉलेबल डिपॉजिट लोगे, यानी कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते मनी, लॉक कर दोगे उसको, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 0.05%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर कोई पेनल्टी कोई नहीं लगेगी अगर आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ये भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। जो येस बैंक है ना, उसने एक और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। ये एक फाइनेंशियल कंपनी है। किस चीज़ के लिए है ये बेसिकली इस चीज़ के लिए है कि जो भी बिजनेसेस हैं एंड जो लोग हैं इंडिया में, उनको लोन भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, दोनों चीज़ें उनके लिए बेटर हो जाएंगी। एंड ये बेसिकली अंडर सर्व्ड ग्रुप्स के लिए, यानी कि उन लोगों के लिए जिनको यूजुअली लोन्स लेने में डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, इसमें बैंकिंग और एजुकेशन का एक मिक्स है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने बिट्स पिलानी, जो कि एक इंस्टीट्यूट है, वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने आपस में एक पार्टनरशिप करी है। 100 करोड़ का बजट है इसका। रिसर्च एंड इनोवेशन हब बनेगा कहाँ पर, हैदराबाद में। ठीक है, किस चीज़, हैदराबाद में कहाँ पर बनेगा, ये बेसिकली बिट्स के अंदर ही बन रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 100 करोड़ का इसका CSR ग्रांट है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2400 करोड़ के टोटल इंसेंटिव्स निकाले PMVBRY के अंडर। PMVBRY का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो स्कीम है ये कब से है, 1 अगस्त 2025 से है।
कितना इस स्कीम का टोटल बजट है? 99,446 करोड़, यानी कि रफली इट इज़ 1 लाख CR ओनली। कितने जॉब्स इससे बनेंगे? ठीक है, 3.5 करोड़ जॉब्स इससे बनेंगे। एंड रोजगार से रिलेटेड है तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? आप खुद ही सोच लो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसी के साथ जो EPFO है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये एक इंसेंटिव इतने दिए जाएंगे। तो कैसे दिए जाएंगे कि जो पहली बार एम्प्लॉय बन रहे हैं उनको 15,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। 2 इंस्टॉलमेंट्स ये उनको मिलेगा। ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट 6 मंथ के बाद मिल जाएगा, दूसरा जो है वो 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद मिल जाएगा। जो एम्प्लॉयर है उसको भी है कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ा रहा है तो उसको 3,000 पर मंथ का एक एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, 2 ईयर्स तक ये मिलेगा। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड से रिलेटेड है। 4 नमो सिटीज़ जो हैं दिल्ली NCR में अब डेवलप करे जाएंगे। बेसिकली ये नमो सिटी होता क्या है? ठीक है, ये ग्रीन फील्ड सिटी होते हैं। ठीक है, जो NCR के अंदर बनेंगे। कौन से प्लान के अंदर? रीजनल प्लान 2041। ठीक है, तो बेसिकली एक एक सिटी दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान का पार्ट होगा। इनको नमो सिटी बोला जाएगा ताकि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टोटल इस प्रोजेक्ट का आउटले कितना है? 5,000 CR है। कितने टाइमलाइन है इस प्रोजेक्ट की? टोटल इसकी 5 ईयर्स की टाइमलाइन है। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी हैं, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च कराया जो फूड ग्रेन स्टोरेज जो होती है, फूड ग्रेन्स को जो स्टोर करा जाता है उसको बिल्कुल बदल के रख देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम, जैसे कि आपको पता है जो फूड ग्रेन्स होती हैं इनको वेयर हाउसेज में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप गाड़ियाँ, जब आप कार से जाते हो हाईवे पे तो वहाँ पे फास्टैग का यूज़ होता है ये पता करने के लिए कि आपका पेमेंट कहाँ से कहाँ तक आप ट्रैवल कर रहे हो, एंड उससे रिलेटेड आपके टैक्सेस वहाँ पे कलेक्ट होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फास्टैग जैसा ही प्रोसेस यूज़ होगा, एंड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ये वाला प्रोसेस भी यूज़ होगा, ताकि जो भी हमारा जो आपका स्टोरेज है, ठीक है, जो आपका वेयर हाउस है, वहाँ से जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं, जो सामान लेके आ रहे हैं एंड जो जा रहे हैं, उसको ट्रैक करा जा सके। तो इसमें AI का भी यूज़ हो रहा है और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी हो रहा है, ताकि पेपर वर्क ख़त्म हो जाए, ह्यूमन एरर के चांसेस ख़त्म हो जाए, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, कितने वेयर हाउसेज़ में ये अभी चल रहा है? 215 वेयर हाउसेज़ में। इससे क्या होगा, जो भी आपकी इन्वेंट्री है उसको रियल टाइम पे मॉनिटरिंग होती रहेगी। एंड एनवायरमेंटल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेस्ट हो गए, ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर वेरिएशन हो गई, ये सब भी वहाँ पे मॉनिटर करा जा पाएगा। ये हेल्प करेगा फूड सिक्योरिटी लाने में, ऑपरेशंस को फास्ट बनाने में, होर्डिंग को ख़त्म करने में, एंड इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी पूरे प्रोसेस में लेके आने में। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है जैम पोर्टल से रिलेटेड है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। ठीक है, इसने CSC SPV के साथ एक पार्टनरशिप कर ली है। ठीक है, जो CSC SPV होता है, ये क्या होता है? सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये आपका कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नेंस सर्विसेज से रिलेटेड होता है। ये MEITY के अंडर आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने जैम के साथ क्यों पार्टनरशिप करी है? ताकि जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है जैम के थ्रू, उसकी एक्सेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जैम सुविधा केंद्र, ऐसे 50 सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। कौन से नेटवर्क के थ्रू? CSC, जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, उनके थ्रू इनको डेवलप करा जाएगा। इसके बेनिफिशियरी कौन कौन रहेंगे? MSE रहेंगे, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, वीमेन, SC ST, स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आर्टिसन, वीवर्स, बेसिकली जो अंडर सर्व सेगमेंट्स हैं उन सभी को इसमें टारगेट करा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, जो कि ऐसे लोगों को ढूंढेगी जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरपर्सन और मेंबर्स बनने में। तो NSP, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के जो चेयरपर्सन और मेंबर्स बनने हैं, उनको ढूंढने के लिए ऐसी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। लीड कौन कर रहा है इसको? कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे TV सोमनाथन जी। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, शान कंजर्वेशन सोसाइटी। ये अगर आपने न्यूज़ में नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आया है ये शान कंजर्वेशन सोसाइटी? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना, VK सक्सेना जी। शान का फुल फॉर्म क्या है? स्नो लेपर्ड एंड हाई ऑल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारा स्नो लेपर्ड होता है, जो लद्दाख का स्टेट एनिमल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको करा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इंडिया के पहले कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट को फाउंडेशन स्टोन उसका ले दिया है। कहाँ पे आ रहा है ये कोल को अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट? ये भी आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी जगह में?
लखनपुर डिस्ट्रिक्ट है झारसुगुड़ा। टोटल इसका इन्वेस्टमेंट कितने का है, 25,016 CR का ये है टोटल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड इसको कौन क्रिएट कर रहा है इस प्लांट को, बेसिकली ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड इसके साथ कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों का एक जेवी है, ज्वाइंट वेंचर है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ठीक है, जो सेक्रेटरी DAE हैं एंड चेयरमैन है AEC के, उन्होंने तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, इसको विज़िट करा, क्योंकि ये हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो पुराने पावर के रिएक्टर्स हैं उनमें से एक है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। कहाँ पे है ये, पालघर महाराष्ट्र में। 1969 से ये इंडिया में है एनर्जी प्रोड्यूसिंग। ओके, नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, योगा डे अभी आपको पता है थोड़े टाइम पहले ही हुआ था, तो योगा संगम पोर्टल, ठीक है, ये एक निकल के आया योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे में। ठीक है, इसमें कितने लोगों ने रजिस्टर करा, 1.7 लाख ऑर्गेनाइजर्स। आपको पोर्टल का नाम पता होना चाहिए, योगा संगम। ठीक है, इसको कब लॉन्च करा गया, इसको खजुराहो MP में लॉन्च करा गया इंटरनेशनल योगा डे पे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पोर्टल को किसने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, गुजरात की जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, उसने हडको के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। हडको क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए करा गया कि 1 लाख करोड़ तक के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल इतने अमाउंट तक के लॉन्ग टर्म फंडिंग इसमें करी जाएगी, इतने अमाउंट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी। किस चीज़ के लिए, देखो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो भी अब एट पार आते जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के। एक टाइम था जब सब लोग सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भागते थे, बट अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें एक्चुअली में टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई जा रही हैं, उनमें प्रॉपर सिस्टम्स लाए जा रहे हैं। तो ADB ने इसमें एक इनिशिएटिव लेते हुए स्कूल नेट इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके ये करा है, ताकि एजुकेशन इम्प्रूव करी जाके। टारगेट कितने स्टूडेंट्स हैं, 4.5 मिलियन स्टूडेंट्स की हेल्प करना है इसमें। कितने स्कूल्स हैं टारगेट, 30,000 गवर्नमेंट स्कूल्स। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, SR ग्रुप, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्यूल से रिलेटेड है आपका। एंड अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस भी चल रहा है। $500 मिलियन की, $500 मिलियन US, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इतने अमाउंट की क्रूड ऑयल सोर्सिंग जो है वो सिक्योर कर ली है IRH के साथ। IRH कहाँ बिलोंग करता है, अबू धाबी को बिलोंग करता है, बेसिकली क्रूड ऑयल की सोर्सिंग के लिए एंड प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए। नेक्स्ट जो आपकी है, JH एयरस्पेस, ये एक इंडियन कंपनी है JH एरोस्पेस, एंड एक US की कंपनी है सोलेस्ट्रा ग्रुप। ठीक है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है पार्टनरशिप का। क्या बनाएंगे ये एंड कहाँ पे बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर GMC, JH एयरस्पेस के कैंपस के अंदर ही बनेगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद से रिलेटेड दो अब आपके पास न्यूज़ हो गई, जो दो चीज़ें सेटअप हो रही हैं। ठीक है, पिछली चीज़ क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस करी। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ये कहाँ पर लोकेटेड है, पुणे में। इसने एक MOU कर लिया है नैनीताल में, जो आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के लिए, उसके साथ। तो पुणे से नैनीताल के बीच में जो दो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्होंने MOU साइन करा। किस चीज़ के लिए, एक मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया जाएगा, भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। कहाँ पर बनाया जाएगा, हिमालयन रीजन में। ठीक है, देवास्थल कैंपस है एरीज का, ठीक है, उत्तराखंड में, वहाँ पर ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नैनीताल में है एरीज। एरीज का फुल फॉर्म हमने बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड ये जो रखा जा रहा है, ये किस चीज़ के लिए, ये मॉनिटर करेगा मीटरोलॉजी को, ग्रीन हाउस गैसेज को, ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट को, एंड साथ में सॉइल्स को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन से मिशन का पार्ट है, मिशन मौसम, हमने पहले भी डिस्कस करा है पिछले न्यूज़ में। मिशन मौसम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये बेसिकली जो हमारी क्लाइमेट प्रिडिक्शंस होती हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए है, प्रिसीजन लाने के लिए है, एंड लॉन्ग टर्म पे स्टेबल रखने के लिए। GIC-RE के न्यू CMD बन चुके हैं हितेश रामचंद्र जोशी जी, HR जोशी जी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो DFS होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो अप्रूव करता है इस चीज़ को कि कौन बनेगा इसका CMD। ठीक है, कि GIC क्या है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, 1972 से है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, RBI ने 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे दिया है KK मिस्त्री जी को। ठीक है, वो HDFC बैंक के इंटरिम चेयरमैन जो थे, वो अब इसमें 3 मंथ्स का उन्हें और एक्सटेंशन मिल चुका है। ठीक है, कब से हैं वो, 19 मार्च 2026 से है। इनसे पहले अतानु चक्रवर्ती जी यहाँ पर होल्ड कर रहे थे इस पोजीशन को।
नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एक और इंडियन जूरिस्ट जो है प्रोफेशनल बिमल एन पटेल जी प्रोफेसर, ठीक है, इन्हें इलेक्ट कर लिया गया है, एक जज बन चुके हैं ये ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, ITLOS। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। कितने ईयर्स के लिए इनको इलेक्ट करा गया है? 9 ईयर्स के लिए इनको इलेक्ट करा गया है ITLOS में, ठीक है। 7 अलग अलग जजेस इसमें चूज़ हुए थे इन टोटल। एंड ये जो UNCLOS है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। ITLOS जो है वो इसकी एक बॉडी है जो कि UNCLOS ने एक्चुअली बनाई थी। तो CLOS क्या है? UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ठीक है। ये एक मीटिंग थी जो सबमिट हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी जून 2026 में। कितने मेंबर्स हैं इसके? 169 मेंबर्स है। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। 1994 से ये वर्किंग है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, QS रैंकिंग्स जो होती है ना वो रिलीज़ हो चुके हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। QS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है क्वैक्वेरेली सीमेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए कौन से सिटी को ये बिलोंग करता है, कहाँ पे ये बिलोंग करता है। लंदन बेस्ड है ये फॉर्म एंड इनकी 2027 की रैंकिंग्स आ चुके हैं। तो पूरे वर्ल्ड की भी देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप पे हैं एंड इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का क्या स्टेटस है। तो जो फर्स्ट है वो कौन है? वो है MIT US, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो फर्स्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पोजीशन है वो 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने साथ में मिलकर लिया है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन एंड इसके साथ US की स्टैनफोर्ड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया के इंस्टीट्यूट्स की क्या रैंक है, कहाँ पर वो लोग लाई कर रहे हैं, तो IIT दिल्ली जो है वो 118th पोजीशन के ऊपर है। सबसे बेस्ट पोजीशन इस समय IIT दिल्ली की है, इंप्रूव हुई है एक्चुअली में, 5 पोजीशंस पहले आके ऊपर आ चुका है। इसके अलावा IIT बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर एंड IISc बेंगलुरु भी इसमें है। तो ये जो रैंकिंग्स निकाली जाती हैं तो इसमें अलग अलग फीचर्स देखे जाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी कितनी अच्छी है, ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर कैसा है, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, रिसर्च कैसी कराई जाती है, अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे ये रैंकिंग्स आती हैं। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स आई थी 2026 की, इसका 14th एडिशन आया था, ठीक है। तो ये कौन रिलीज़ करता है आपको पता होना चाहिए, स्टार्टअप जीनोम करता है इसको रिलीज़, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के साथ पार्टनर करके। तो किसकी 15 स्पॉट आ गई है? बेंगलुरु ने एक स्पॉट यहाँ पर ले ली है। फर्स्ट कौन आया था आपको पता होना चाहिए, सिलिकॉन वैली US, सेकंड था न्यूयॉर्क सिटी, थर्ड था आपका लंदन। तो इंडिया की भी यहाँ पे नाम आ गई है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बेंगलुरु है वो एशिया का सेकंड बेस्ट AI स्टार्टअप क्लस्टर बन चुका है, ठीक है। फर्स्ट कौन है? चाइना, बीजिंग। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, GI टैग जो है वो सरिंदा को मिल चुका है। सरिंदा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का, ठीक है। जो त्रिपुरा है हमारा, वहाँ का एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रिंग्स होते हैं इसमें, जैसे आप देख सकते हो फोटोग्राफ में भी मैंने शो करा है कौन से मटेरियल से बनता है, बैम्बू से ये बनता है, ठीक है। तो अब त्रिपुरा के कितने प्रोडक्ट्स हो चुके हैं टोटल GI टैग वाले? 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, स्मृति मंदाना जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है वो टाइम के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन स्पोर्ट्स लिस्ट में आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओनली इंडियन है ये इस बार, सिर्फ ओनली इकलौती इंडियन जो कि इसमें पार्ट हुई टाइम के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो इसमें 100 लोग होते हैं एंड वो उनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया? टाइटन्स कैटेगरी में स्मृति मंदाना जी को रखा गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज़ करा 2026 का। सबसे बेस्ट कौन है जो सबसे ज़्यादा अच्छे से क्लीनर फ्यूल्स की तरफ बढ़ रहा है, सस्टेनेबली बढ़ रहा है? फर्स्ट कंट्री है स्वीडन, इसको फर्स्ट रैंक मिली है। सेकंड है फिनलैंड, थर्ड है डेनमार्क, ठीक है। इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक अब 70 हो चुकी है, इंडिया ने इम्प्रूव करा है, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन है? मंगोलिया, जमाइका, येमेन, बोट्सवाना, ठीक है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन पूरे वर्ल्ड की जो रेडीनेस थी वो कम हो गई है एक्चुअल में। कंट्रीज़ इंप्रूव कर रहे हैं बट जो पूरे वर्ल्ड की रेडीनेस है कि हम कितने अच्छे से एनर्जी में ट्रांजिशन करेंगे वो 0.76% से डिक्लाइन हुई है। अब ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसको कौन पब्लिश करता है? हमने बता दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। किसके साथ पार्टनर करके करता है? एक्सेंचर के साथ पार्टनरशिप करता है। टोटल 120 कंट्रीज़ को 44 इंडिकेटर्स पर चेक करा जाता है इसमें। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है उसने इंडिया को रिप्रेजेंट करा वर्ल्ड लेवल पे। एक मीटिंग हुई थी, 16th इंटरनेशनल मीटिंग थी ये वर्ल्ड फार्माकोपोस की। कहाँ पे हुई थी? ये ब्राज़ील में हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडिया को रिकॉग्निशन मिला है इसमें कौन सी चीज़ों की कैटेगरीज़ में? एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी कैंसर मेडिसिन,
ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, एंड इसके अलावा जो भी अनीमिया को मैनेज करने के लिए मेडिसिन होती हैं, ठीक है। ये जो मीटिंग है ये किसने कोऑर्डिनेट करी थी? इसको WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको कोऑर्डिनेट करा था। इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है ये है UNFCCC से रिलेटेड। तो ये बेसिकली हमारे फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है UN का, ठीक है। इनका एक डायलॉग अभी समिट हेल्ड हुई है, क्लाइमेट एंड ट्रेड डायलॉग। कहाँ पर हुई है आपको पता होना चाहिए, जर्मनी में हुई है। उस समय कौन सी कॉन्फ्रेंस एक्चुअल में चल रही थी? बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ों पर यहाँ पर बात हुई एंड इसके अलावा क्या डिस्कशन करा गया, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ हैं इस समय क्या कर रहे हैं, वो लोग अलग अलग कंट्रीज नए नए लॉज लेके आ रहे हैं ताकि वो एक्चुअल में ग्रीन कंट्री बन पाए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ों पे बात हुई? कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में बात हुई, ग्रीन सब्सिडीज़ के बारे में बात हुई एंड ग्रीन रेड टेप के बारे में बात हुई, यानी कि एंटी डिफॉरेस्टेशन जो लॉज होते हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्रीज़ इतना ज़्यादा जो डेवलप हो रहे हैं वो ग्रीन जाने के ऊपर इतना फोकस क्यों है, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो भी कंट्रीज़ हैं जो ग्रीन वाले रूल्स फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे उनका एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस एक अदर डायरेक्शन में हो जा रहा है सस्टेनेबली चीज़ें करने में, बट उनके प्रॉफिट्स सफ़र कर रहे हैं, उनकी सेल्स सफ़र कर रही हैं, उनका मार्केट छोटा हो रहा है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि हम पर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं, क्योंकि क्लाइमेट के रूल्स से हमारा ग्लोबल लेवल का ट्रेड जो है वो सफ़र कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है NDB, ठीक है। इसका 10th मेंबर कौन बन चुका है? उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये पहला कंट्री है सेंट्रल एशिया में जो इसका पार्ट बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका शंघाई चाइना में। कब ये बना था? 2015 में बना था। किसने बनाया था? ब्रिक्स नेशंस ने इसको बनाया था, ठीक है। तो बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड फंडिंग करना डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और जो नए नए इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर। टोटल कैपिटल कितनी ऑथराइज रहती है इसकी? $100 बिलियन। एक यहाँ पर मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, खान क्वेस्ट इसका नाम है, ठीक है। इसमें कौन जाने वाला है? इंडियन आर्मी का कंटिजेंट जाएगा। कहाँ पर होगी ये होगी आपकी उलन बतार मंगोलिया में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ट्रेनिंग एरिया का क्या नाम है? 5 हिल्स, ठीक है। इसको कौन रन करता है? बेसिकली मंगोलियन आर्मी जो है एंड उसके साथ जो US इंडो पैसिफिक कमांड है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। खान क्वेस्ट इसको बोलते हैं। 2003 में ये स्टार्ट हुआ था ये मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, अब हम लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। डेट और उस दिन कौन सा डे है, उसका क्या थीम है, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए एंड किसने इसको सेटअप करा था। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ठीक है। जो ड्रॉट कंडीशन है उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको कॉम्बैट करने के लिए जून 17 आपको याद होना चाहिए। इसका थीम है रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर। तो बेसिकली 4 टाइम्स R लेटर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप ऐसे याद रख सकते हो। इसको कौन लीड करता है? ठीक है, UNCCD, ठीक है, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये इस बार इसका होस्ट कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। केन्या जो है वो इस बार इसका होस्ट है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट डे है वो है गैस्ट्रोनॉमी डे, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, जून 18, ठीक है। UNGA ने इसको इस्टेब्लिश करा था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड इसको लीड कौन करता है? FAO जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसके साथ में यूनेस्को। एक और इम्पॉर्टेंट डे जो आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। अगर आपको नहीं पता तो इसका थीम याद रखो, हेट स्पीच एंड AI, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब AI इसमें भी आ चुका है, तो ये इसका थीम है इस बार का। जून 18 इसकी डेट है। जून 18 को गैस्ट्रोनॉमी डे भी है एंड जून 18 को हेट स्पीच डे भी है, ठीक है। तो हेट स्पीच, काउंटरिंग हेट स्पीच के लिए है ये। बेसिकली UNGA ने इसको इस्टेब्लिश करा था। ये थे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आज आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। इसके अलावा अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो तो आप लेफ़्ट साइड वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बैंक PO बनना चाहते हो, SBI IBPS, तो आप सेकंड वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों ही कोर्सेज़ में मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ, आपको सारी क्लासेस, सारा मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल बिना कन्फ्यूज़न के आप अपनी तैयारी कर पाओ, ठीक है। तो दोनों कोर्सेज़ को चेक करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट में गिवन है, तो उन पर जाकर क्लिक करो। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो उस लिंक पे जाकर क्लिक करो, उससे रिलेटेड डिटेल्स लो। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करो, मेरा WhatsApp नंबर भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।